Hello everyone. So welcome you all to my YouTube channel Let's Do Biology. Myself Archana and I am doing my PhD from IISc Bangalore. So in today video I will discuss with you all adaptive immunity. In my previous video I have already discussed about the innate immunity and then followed by inflammation. This is the third lecture of immunology in which I am gonna discuss with you all about the adaptive immunity or like which cells come under adaptive immunity and the difference or the immune cells which undergo innate immune response and the on the other side which undergo adaptive immune response. So वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना. बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में इस वीडियो से. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ टुडेज वीडियो. ओके, सबसे पहले अडेप्टिव इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी जो मैंने डिस्कस किया था कि इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, जो हमारी बाय बर्थ प्रेजेंट होती है. वो ऐसा नहीं है कि बाद में जब हम बर्थ हो जाएगा उसके बाद आएगा, नहीं, बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट होती है, पहले से ही प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में. और इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, जैसे ही पैथोजन एंटर करने लगता है हमारी बॉडी में, स्किन के थ्रू या फिर किसी के भी थ्रू जब बॉडी में एंटर करता है पैथोजन, तो सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी जो है वो एक्टिव हो जाती है. इनेट इम्यून सेल आएंगी जहां से पैथोजन एंटर कर रहा है प्रोन साइट पे, और वो उस पैथोजन को क्लियर कर देंगी. ठीक है, जहां से भी उसकी एंट्री हुई थी. सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी का ही रोल होता है. उसके बाद में अगर वो पैथोजन इनेट इम्यून रिस्पॉन्स के या फिर जो हमारे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व हो रहे थे उन ऑर्गन को क्रॉस करके अगर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में अगर हमारा पैथोजन आ गया, उसकी एंट्री हो गई, तो उसके बाद क्या होगा, अडेप्टिव इम्यूनिटी इन्वॉल्व होगी. ठीक है, अडेप्टिव इम्यूनिटी वहां से इन्वॉल्व होगी. फिर अडेप्टिव इम्यूनिटी में जो सेल इन्वॉल्व होती है वो अपना काम स्टार्ट कर देगी इसके बाद. ठीक है, तो इस तरीके से इनेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी इन्वॉल्व होती है. और इंपॉर्टेंट थिंग, ये इनेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी अलग अलग से कंट्रोल नहीं होती, एक साथ एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है. ठीक है, और इस तरीके से काम करके ये दोनों साथ में पैथोजन को क्लियर कर देती है हमारी बॉडी से. ठीक है, अब अडेप्टिव इम्यूनिटी हम देखते हैं टर्म में कि इसको कैसे डिफाइन करते हैं. अडेप्टिव इम्यूनिटी इज कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड सेलेक्टिवली. अब देखो, जो इनेट इम्यूनिटी होता है उसमें सेलेक्टिव वर्ड कभी भी यूज नहीं होता. ठीक है, नॉन स्पेसिफिकली फॉरेन ऑर्गेनिज्म को क्लियर किया जाता है innate immunity से. but by using adaptive immunity our body selectively eliminates specific foreign microbes. ठीक है, selectively and specific. ठीक है, ये टर्म मेनली अडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए यूज करते हैं हम. Unlike innate immune responses, adaptive immune responses are not same in all members of species but are reactions to specific antigenic challenges. मतलब कि जो जैसे मैं लास्ट लाइन में एक्सप्लेन कर रही थी कि innate immunity की तरह adaptive immunity सेम नहीं होती सब मेंबर में. innate immunity में चाहे कोई भी किसी भी टाइप का पैथोजन आ जाए, सेम टाइप का रिस्पॉन्स मिलेगा उसे innate immune response में. बट अडेप्टिव इम्यूनिटी में जो ये रिस्पॉन्स होगा ये पैथोजन स्पेसिफिक होगा. जिस टाइप का माइक्रोब्स आएगा उसी के अकॉर्डिंग अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा. ठीक है, जैसे लगा लो एक गरीब पुअर मैन है और एक बहुत रिच है. तो पुअर मैन क्या करता है कि वो अपनी नीड को बहुत कंसाइज रखता है कि अगर उसको एक चीज की जरूरत है तो वो ऐसी चीज को खरीदेगा जो उसकी डिफरेंट तरह से हेल्प कर सके. बट रिच मैन क्या होता है, उसके पास इतना पैसा है कि वो हर एक अपनी जरूरत के लिए उसी के अकॉर्डिंग चीजें खरीद सकता है. तो इसी तरह इनेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी है. इनेट इम्यूनिटी उस पुअर मैन की तरह है कि वो हर एक चीज को उस एक चीज को खरीद के उसके ऊपर डिपेंड हो सकता है. बट अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स और रिच मैन एक जैसे हैं कि वो हर एक अपनी नीड के लिए हर एक स्पेसिफिक चीज पे डिपेंड करते हैं, हर एक स्पेसिफिक चीज को वो खरीदेगा क्योंकि उसके पास पैसा है. ऐसे ही अडेप्टिव इम्यून के पास ऐसा रिस्पॉन्स है कि वो स्पेसिफिक फॉरेन ऑर्गेनिज्म के लिए अपना स्पेसिफिक रिस्पॉन्स दिखा सकता है.
ठीक है, आई होप कि इनका डिफरेंस क्लियर हुआ होगा आपको। ओके, एंड देन ये जो 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडेप्टिव इम्यूनिटी, और इनमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इनको याद रखना है। सबसे पहले देखते हैं एंटीजन की स्पेसिफिसिटी। तो एंटीजन स्पेसिफिसिटी में क्या होता है, इनेट इम्यूनिटी में क्या होता है कि जो इम्यून सेल्स हैं वो हमारे किसी स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक नहीं होती, वो सारे टाइप के एंटीजन के लिए सेम टाइप का अपना रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। बट अडेप्टिव इम्यूनिटी में रिस्पॉन्स एंटीजन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के एंटीजन को डिस्क्रिमिनेट कर सकती है एडेप्टिव इम्यूनिटी की, जैसे हमारा एक्सोजेनिक इम्यूनोजन है, या फिर इंट्राजेनिक एंटीजन है, या फिर फंजाई है, बैक्टीरिया है, ये वो प्रोटीन का बना हुआ है, कैसा है वो हमारा एंटीजन। एडेप्टिव इम्यूनिटी को सारा पता होता है, उसमें जो सेल प्रेजेंट होती है जो एडेप्टिव इम्यूनिटी को टैग करती है, इसमें जो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ये तो हो गया एंटीजन स्पेसिफिसिटी का बात। सेकंड आता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब कि जो इनेट इम्यूनिटी है ना, वो एक थोड़े से ग्रुप ऑफ पैथोजन के लिए ही अपना रिस्पॉन्स जनरेट कर सकती है, मतलब कि सबके लिए सेम टाइप का रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया। बट डाइवर्सिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी डाइवर्स रिस्पॉन्स जनरेट करती है कि डिफरेंट टाइप का इसमें जैसे एडेप्टिव इम्यूनिटी में आगे बताऊंगी आपको एंटीबॉडी होती है, और एंटीबॉडी जो है वो इसको डाइवर्सिटी प्रोवाइड कराती है एडेप्टिव इम्यूनिटी को, क्योंकि हमारे पास इतने लाखों करोड़ों नंबर में एंटीबॉडी है ना, इतने ज्यादा नंबर में है कि वो हर एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती है, जिसकी वजह से एडेप्टिव इम्यूनिटी को हम डाइवर्स बोलते हैं कि डाइवर्स टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकती है। ओके, देन नेक्स्ट इज इम्यूनोलॉजिक मेमोरी। अब क्या होता है, एडेप्टिव इम्यूनिटी में जैसे एक बार रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, जब सेकेंड टाइम वो सेम एंटीजन जब अटैक करेगा हमारी बॉडी पे, तो हमारे एडेप्टिव इम्यूनिटी को पता होगा कि ये वाला एंटीजन का रिस्पॉन्स हम पहले जनरेट कर चुके हैं, तो सेकेंड टाइम वो रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा क्विक होगा एज कंपेयर जब उसने प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया था। बट इनेट इम्यूनिटी में इस टाइप का कोई भी रोल नहीं होता, उसके पास कोई मेमोरी नहीं होती। हर टाइम जब भी एंटीजन उस पर अटैक करेगा बॉडी पे, तो फ्रेश रिस्पॉन्स जनरेट होगा, कोई मेमोरी नहीं होती इनेट इम्यूनिटी में। ठीक है, सो इम्यूनोलॉजिक मेमोरी आ जाता है एडेप्टिव इम्यूनिटी में। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन, जिनको हम बोलते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है कि एडेप्टिव इम्यूनिटी के पास हमारी ये पावर होती है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन को डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। जैसे इनेट वाला पार्ट, इनेट इम्यूनिटी हमारा ऐसा डिस्क्रिमिनेशन उसके पास कोई पावर नहीं होती, बट एडेप्टिव इम्यूनिटी के पास ये सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन की पावर होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना डिस्कस करूंगी जो भी आएगा उसमें एमएचसी के बारे में। वो एमएचसी जो होता है ना, वो ही एडेप्टिव इम्यूनिटी को सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टॉलरेंस, सेल्फ टॉलरेंस, कि इसके पास एबिलिटी होती है टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू मॉलिक्यूल्स जो फॉरेन है या फिर सेल्फ है तो वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा, नॉन सेल्फ के अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ये एडेप्टिव इम्यूनिटी के पास पावर होती है इस चीज की भी। सो दीज 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एडेप्टिव इम्यूनिटी, जो इसको इनेट इम्यूनिटी से स्पेशल बनाता है एडेप्टिव इम्यूनिटी को। ठीक है, देन व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, ये मैंने जैसे ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि एडेप्टिव इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी हमारी अलग अलग नहीं काम करती, एक साथ काम करती है ये। क्योंकि क्या होता है, इनेट इम्यूनिटी से भी साइटोकाइंस आपने सुना होगा, स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स, जो हमारे रिस्पॉन्स को एग्जेजरेट करते हैं। तो ये साइटोकाइंस इनेट इम्यूनिटी में जो सेल इन्वॉल्व होती है उनसे भी रिलीज किए जाते हैं, और एडेप्टिव इम्यूनिटी में जो सेल इन्वॉल्व होती है उनसे भी रिलीज किए जाते हैं, और ये इम्यून रिस्पॉन्स को बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ा देते हैं। ठीक है, सो ये मेनली कनेक्ट करते हैं हमारी एडेप्टिव इम्यूनिटी को भी और इनेट इम्यूनिटी को भी। ठीक है, दी फेगोसिटिक सेल क्रूसियल फॉर नॉन स्पेसिफिक जहां भी इम्यून रिस्पॉन्स आ जाए उसका मतलब है इनेट इम्यूनिटी को
टैग कर रहा है वहां पे। फेगोसिटिक सेल क्रूशियल होती है इनेट इम्यूनिटी के लिए और इंटीमेटली इन्वॉल्व्ड इन एक्टिवेटिंग द स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स मींस अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, नॉन स्पेसिफिक मींस इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। सो हमारा जो फेगोसिटिक सेल है नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स की, दैट इज इन्वॉल्व्ड इन एक्टिवेशन ऑफ अडेप्टिव इम्यून सेल्स। आई होप कि ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अडेप्टिव इम्यूनिटी कोई भी बिल्कुल भी ऐसा बड़ा वो नहीं है कॉन्सेप्ट, एकदम छोटा सा है कि ये एक तो बाय बर्थ हमारी बॉडी में नहीं प्रेजेंट होती, बाद में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, बर्थ के बाद आती है हमारी बॉडी में। जब हम एंटीजन से एक्सपोज होते हैं ना, उस टाइम पे ये हमारी बॉडी में आती है, ठीक है। उससे पहले जब तक एंटीजन का एक्सपोजर नहीं होता तब तक अडेप्टिव इम्यूनिटी नहीं होती, इनेट इम्यूनिटी पहले से प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, ये ऐसे पॉइंट है जो अडेप्टिव इम्यूनिटी को हाई लेवल पे बना देते हैं एज कंपेयर टू इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। सो अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि अडेप्टिव वर्सेस इनेट इम्यूनिटी, इनेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस होता है, और अडेप्टिव इनेट इम्यूनिटी में जो डिफरेंट सेल इन्वॉल्व होती है हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। देखो, कोई भी सेल हो, इनका ओरिजिन होता है हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल। सारी सेल्स हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से जनरेट होती है। फिर जो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल है, ठीक है, ये मल्टीपोटेंट प्रोजेनाइटर सेल बनाती है हमारी, ठीक है। मल्टीपोटेंट प्रोजेनाइटर सेल, प्रोजेनाइटर वो सेल होती है जो आगे जाके किसी और सेल को जनरेट करेंगी, ठीक है। ये दो को जनरेट करती है, कौन कौन सी, एक तो माइलोइड, नीचे देखते हैं, एक तो माइलोइड प्रोजेनाइटर सेल, एक कॉमन प्रोजेनाइटर सेल, ठीक है। तो कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल और माइलोइड प्रोजेनाइटर सेल, लिम्फोइड प्रोजेनाइटर, माइलोइड प्रोजेनाइटर, ठीक है। अब जो माइलोइड प्रोजेनाइटर सेल होती है ना, मेनली वो इन्वॉल्व होती है इनेट इम्यूनिटी में। जितनी भी सेल इन्वॉल्व होती है इम्यून सेल, उन सब के ओरिजिन में माइलोइड प्रोजेनाइटर सेल इन्वॉल्व होती है। माइलोइड प्रोजेनाइटर सेल से ही आगे जाके इनेट इम्यून सेल्स बनती है। और जो ये लिम्फोइड प्रोजेनाइटर है, इनसे लिम्फोइड सेल, मतलब कि जो हमारी टी सेल, बी सेल जो होती है, और एक और एनके सेल, ये लिम्फोइड प्रोजेनाइटर से जनरेट होती है, ठीक है। और माइलोइड से जो इनेट इम्यूनिटी की सारी सेल होती है वो इन्वॉल्व होती है। अब मैं आगे अभी डिस्कस करूंगी इन सब सेल का मेन जो फंक्शन होता है ना, वो अभी मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ, ठीक है। पहले हम देखते हैं इनेट इम्यून सेल्स की। तो जो इनेट इम्यून सेल्स हैं उसमें हमारे आ जाते हैं ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में ये तीन सेल आती है, बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। मैंने इन्फ्लेमेशन की लास्ट वीडियो में जो बताया था कि जो न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होती है ब्लड में, ठीक है। कौन सी प्रेजेंट होती है सबसे ज्यादा, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है, इसलिए इन्फ्लेमेशन की साइट पे सबसे पहले न्यूट्रोफिल सेल जाती है। इनको हम ग्रेनुलोसाइट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टाइप की डाई से कलर्ड हो जा सकते हैं, ठीक है। तो जो न्यूट्रोफिल्स है, इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, वो पोलीमॉर्फ, मतलब बहुत सारी लोग प्रेजेंट होती है न्यूट्रोफिल के न्यूक्लियस में, ओके। एंड ये स्टेन किया जा सकता है बेसिक डाई से भी और एसिडिक डाई से भी। एसिडिक और बेसिक, न्यूट्रोफिल मतलब ये न्यूट्रल है, तो दोनों टाइप के डाई से ये स्टेन किया जा सकता है। और जो इयोसिन, इयोसिन मींस एसिडिक, ये किया जाता है एसिडिक डाई से। इसका जो साइटोप्लाज्म का ग्रेन्यूल्स है, एसिडिक डाई से स्टेन किया जा सकता है। बेसोफिल का बेसिक, याद रखना, बी से बी, इयोसिनोफिल एसिडिक, न्यूट्रोफिल दोनों से। इसका जो न्यूक्लियस है मल्टीलोब्ड है, ठीक है। और जो इयोसिनोफिल का है वो देखो हेडफोन टाइप है, ओके। इसका बाइलोब्ड हो गया, हेडफोन टाइप इयोसिनोफिल का। अब न्यूट्रोफिल और इयोसिनोफिल, एक ग्रेनुलोसाइट्स में से ये जो दो सेल हैं ये फेगोसिटिक नेचर की होती है, न्यूट्रोफिल और इयोसिनोफिल।
ठीक है। बट जो बेसोफिल है ये फेगोसिटिक सेल नहीं होती, याद रखना इस पॉइंट को, बेसोफिल सेल फेगोसिटिक नेचर की नहीं होती। ओके, अब जो न्यूट्रोफिल है इसका फंक्शन होता है, ये मेनली हमारा इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व होती है, इन्फ्लेमेटरी साइट पे सबसे पहले जाती है, जो एक्स्ट्रावर्जेशन होता है उसमें मेनली न्यूट्रोफिल इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ये फेगोसिटिक सेल, मेन जो फेगोसिटिक होता है इन तीनों में से सबसे ज्यादा फेगोसिटिक नेचर न्यूट्रोफिल का होता है, उसके बाद होता है यूसिनोफिल। अब इयोसिनोफिल जो है वो हमें डिफेंस प्रोवाइड करती है अगेंस्ट प्रोटोजोन और हेलमेंथ पैरासाइट। पैरासाइट के अगेंस्ट इयोसिनोफिल जो है ये पैरासाइट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। आई होप कि ये चीज क्लियर होगी कि मेन फंक्शन इनका जो मैं बता रही हूँ, इयोसिनोफिल का मेन फंक्शन होता है हेलमेंथ और प्रोटोजोन पैरासाइट जो होता है उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। ठीक है, और वो कैसे करता है, ये जो हमारा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती है ना उनको रिलीज कर देती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, उससे उस तरीके से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा दिया। अब आया बेसोफिल सेल। बेसोफिल मेनली, जैसे बेसोफिल का नाम आए तो याद आता है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, जिसमें मास्ट सेल बेसोफिल सेल इन्वॉल्व होती है, जो कि आईजीई मेनली जो होता है उसमें। बेसोफिल एलर्जिक रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होती है, एलर्जिक रिस्पॉन्स में बेसोफिल और मास्ट सेल, ये दोनों एलर्जिक रिस्पॉन्स में, इनका फंक्शन मेनली एलर्जिक रिस्पॉन्स में ही होता है। ठीक है, ये फेगोसिटिक रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करती जो बेसोफिल सेल है, ये दोनों ग्रेनुलोसाइट में फेगोसिटिक रिस्पॉन्स जनरेट कर रही थी। ठीक है, ओके, एलर्जिक रिस्पॉन्स। और इसके पास इसका जो साइटोप्लाज्म है वो फील्ड होता है कौन कौन से हार्मोन से, हिस्टामाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन, सेरोटोनिन, ल्यूकोट्राइन, बेसोफिल का भी और मास्ट सेल का भी। इन दोनों का साइटोप्लाज्म में ये सब होते हैं, कौन कौन सा, हिस्टामाइन, चलो लिखती हूं मैं, हिस्टामाइन, ओके, देन प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन, sorry for this bad handwriting, एंड सेरोटोनिन। ये सारे बेसोफिल और मास्ट सेल के साइटोप्लाज्म में फिल होते हैं। ठीक है, ओके, दिस वाज अबाउट ग्रेनुलोसाइट, हमारी जो ग्रेनुलोसाइट सेल होती है। ठीक है, अब हम आगे कुछ और सेल जो इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होती है उनके बारे में बात करते हैं। मास्ट सेल का जैसे मैंने बता दिया ये भी एलर्जिक रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, एंड देन आते हैं हम डेंड्रिटिक सेल पे। डेंड्रिटिक सेल जो है वो इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स में भी इन्वॉल्व होती है, और मेनली वो जब अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में होता है, हमारी एक एपीसी आती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, उसमें भी डेंड्रिटिक सेल इन्वॉल्व होता है। बट मेनली इसका हम रोल मानते हैं इन्नेट इम्यूनिटी में। ठीक है, ये बोन मैरो से ही डिराइव्ड होती है ये सेल। ठीक है, और ये लिम्फोइड प्रोजेनाइटर की भी लिम्फोइड, इसका ओरिजिन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर भी है, माइलोइड प्रोजेनाइटर भी है। ठीक है, एन के सेल के साथ डेंड्रिटिक सेल का भी। और जो डेंड्रिटिक सेल है वो एंटीजन को हमारे कैप्चर करती है और प्रेजेंट कर देती है दूसरी सेल में, जैसे हमारी ये टी सेल को प्रेजेंट करती है, इसको हम एपीसी बोलते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि एंटीजन को कैप्चर कर सकती है और प्रेजेंट करती है दूसरी सेल को। इसके जैसे मैं नेक्स्ट क्लास में एमएचसी के बारे में जब पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी, डेंड्रिटिक सेल के सरफेस पर MHC2 बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिवली MHC2 इनके सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको प्रोफेशनल एपीसीज बोलते हैं। 3 आती है प्रोफेशनल एपीसीज में, दिस इज वन ऑफ देम। ठीक है, ये फेगोसिटाइज कर सकती है, जैसे हमारा इयोसिनोफिल न्यूट्रोफिल फेगोसिटाइज कर सकती है, ऐसे ही डेंड्रिटिक सेल भी फेगोसिटाइज कर सकती है, और मैक्रोफाज भी, डेंड्रिटिक सेल भी और मैक्रोफाज भी फेगोसिटाइजेशन में इन्वॉल्व होती है। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप की डेंड्रिटिक सेल होती है। ओके, 4 टाइप मेनली होता है। फर्स्ट आता है लैंगरहैंस सेल, जो हमारा स्किन में मेनली प्रेजेंट होती है। ठीक है, लैंगरहैंस सेल, ये डेंड्रिटिक सेल ही बता रही हूं मैं, लैंगरहैंस सेल्स। इंटरस्टिशियल, मतलब जो इंटरस्टिशियल सिस्टम में पाए जाएंगी डेंड्रिटिक सेल। ठीक है, इंटरस्टिशियल डेंड्रिटिक सेल। और आती है हमारी
माइलोइड, जो मतलब माइलोइड प्रोजेनाइटर सेल से जनरेट होंगी, और आपको पता ही चल गया होगा लास्ट वाली कौन सी होगी, लिम्फोइड प्रोजेनाइटर से जो जनरेट होंगी, लिम्फोइड डेंड्रिटिक सेल। ठीक है, इन चार के अलावा ये चारों MHC2 अपने सरफेस पर एक्सप्रेस करती है, बट इनके अलावा एक और टाइप का डेंड्रिटिक सेल प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, जिसको हम बोलते हैं फोलिकुलर डेंड्राइटिक सेल। ठीक है, फोलिकुलर डेंड्राइटिक सेल जो होती है वो फैगोसिटाइज नहीं करती, फैगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व नहीं होती फोलिकुलर डेंड्रिटिक सेल। इसका क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, आपको दिया हुआ था डिफरेंट ऑप्शन और उसमें से पूछा हुआ था MHC2 कौन सी सेल के सरफेस पर एक्सप्रेस नहीं होता, तो ना ही ये फैगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होती है और ना ही इसके सरफेस पर MHC2 प्रेजेंट होता है। अब MHC2 प्रेजेंट नहीं होगा तो ये APC की तरह फंक्शन नहीं करेगी। ठीक है, तो इनका फंक्शन कंप्लीटली डिफरेंट होता है, ना ही ये एपीसी की तरह फंक्शन करती है क्योंकि इनके सरफेस पर MHC2 प्रेजेंट नहीं होता। इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन विच ऑफ द फॉलोइंग दैट डजंट एक्सप्रेस MHC2 ऑन इट्स सेल सरफेस, तो उसमें से एक ऑप्शन था फोलिकुलर डेंड्रिटिक सेल। सो फोलिकुलर, जैसे ही हमारे माइंड में डेंड्राइटिक सेल आता है तो आता है कि एपीसी है, एपीसी है तो MHC2 तो एक्सप्रेस करेंगी ही, बट फोलिकुलर डेंड्राइटिक सेल ये अलग से डेंड्राइटिक सेल होती है जो एपीसी इनके सरफेस पर नहीं, एपीसी की तरह ये फंक्शन नहीं करते क्योंकि MHC2 इनके सरफेस पर नहीं होता। ठीक है, ये हो गया डेंड्राइटिक सेल। अब हम बात करते हैं मैक्रोफाज। तो मैक्रोफाज क्या होती है, ये टिश्यू में प्रेजेंट होती है। पहली बात ये क्लियर रखना कि ये कभी भी ब्लड में प्रेजेंट नहीं होती जो हमारी मैक्रोफाज है। ठीक है, ये किससे फॉर्म होती है, मैक्रोफाज मोनोसाइट्स जो सेल होती है ना उससे जनरेट होती है। मोनोसाइट्स जब ब्लड से टिश्यू में चली जाती है तब वो मैक्रोफाज बन जाती है और एक प्रोफेशनल एपीसी हो जाती है, और ये फैगोसाइटोसिस में सबसे ज्यादा अपना फंक्शन, एक्सपर्ट फैगोसाइट्स जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, कि एक्सपर्ट फैगोसाइट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एकदम अच्छे से अपना फैगोसाइट का रोल प्ले करती है। ओके, तो इसका रोल कैसे कैसे हो गया, एक तो फैगोसाइटोसिस में और एक एपीसी की तरह, तो डेंड्राइटिक सेल का भी और मैक्रोफाज का भी दो फंक्शन हो गया। ठीक है, इसलिए हम, क्योंकि ये टिश्यू में रहती है इसलिए हम इसको टिश्यू रेजिडेंट मैक्रोफाज बोलते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप की टिश्यू रेजिडेंट मैक्रोफाजेज है, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू में पाई जाती है उनको हम डिफरेंट डिफरेंट नेम से बोलते हैं। जैसे कि इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रेन में जो पाई जाती है, ब्रेन में उसको हम बोलते हैं माइक्रोग्लिया। कौन सा मैक्रोफाज होता है, माइक्रोग्लिया नाम देते हैं जो ब्रेन में पाए जाते हैं। जो जो मैं बोल रही हूँ ना अपना नोट्स बनाते रहना, और ये सब मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ, फालतू को कुछ भी चीज नहीं बता रही, इससे ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा और इसके एक्स्ट्रा आपको कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, इससे सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे आराम से, जो भी मैं इम्यूनोलॉजी में पढ़ाते जा रही हूँ। ठीक है, ब्रेन में माइक्रोग्लिया, स्किन में मैंने अभी बताया था, स्किन में कौन सा होता है, लैंगरहैंस सेल्स। डेंड्राइटिक सेल का जो लैंगरहैंस सेल्स है ये मेनली ये मैक्रोफाज के अंडर भी आता है, वो लैंगरहैंस डेंड्राइटिक सेल था, यहाँ पे हो जाएगा हमारा मैक्रोफाज को हम नाम दे देंगे लैंगरहैंस सेल्स। ठीक है, फिर कौन सा बताया अभी मैंने, स्किन में, स्किन का हो गया, ब्रेन का हो गया। अब नेक्स्ट आता है लंग्स। लंग्स में तो पता है एल्वियोलाई मेनली होते हैं इसलिए हम उनको बोल देते हैं एल्वियोलर मैक्रोफाज। ओके, लंग में होता है उनको हम बोल देते हैं एल्वियोलर मैक्रोफाज। नेक्स्ट आता है लीवर में, लीवर का तो सबको पता होता है, क्या बोलते हैं, कुफर सेल। लीवर का क्या बोलते हैं, कुफर सेल। ओके, कुफर सेल जो लीवर में होता है। लंग में एल्वियोलर मैक्रोफाज, स्किन में लैंगरहैंस सेल्स। देन नेक्स्ट आ गया हमारा बोन मैरो। बोन मैरो में मेनली हम बोन मैरो मैक्रोफाज ही, कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होता। ऐसे ही स्प्लीन में भी, स्प्लीन में एक पार्ट प्रेजेंट होता है व्हाइट पल्प और रेड पल्प, तो रेड पल्प जो होता है उसको हम मैक्रोफाज बोल देते हैं, रेड पल्प मैक्रोफाज इज मैक्रोफाज ऑफ स्प्लीन। ठीक है, सो ये था मैक्रोफाज के बारे में। डेंड्राइटिक सेल और मैक्रोफाज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो इनके
बारे में जो भी बोला है मैंने अच्छे से नोट्स में लिख के उसको याद करते रहना। अब हमारा आ जाता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें कॉम्प्लीमेंट पाथवे जितने भी होते हैं वो सारा पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये सब हो गया हमारा इनेट इम्यूनिटी में। इनेट इम्यूनिटी में ही वैसे जो नेचुरल किलर सेल है वो इनेट इम्यूनिटी का ही पार्ट है। और एक होती है गामा लैम्डा टी सेल, ये लैम्डा है, ये भी इनेट इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होती है इंस्टेड ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी। इसलिए हमने इसको इस तरीके से रखा है कि वैसे तो टी सेल मतलब कि अडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है, बट इनेट इम्यूनिटी में भी आता है इनके ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एनके सेल जो है, जो कि साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है ना, उसके जैसा ही फंक्शन परफॉर्म करती है। मेनली ट्यूमर जो होता है ना, उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में एनके सेल का बहुत अच्छा और ज्यादा रोल होता है, ठीक है। एनके सेल जैसे साइटोटॉक्सिक टी सेल होती है, ग्रेन एंजाइम और परफोरिन जो इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, एनके सेल के साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है। बट ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देती है, ये नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। इसके पास कोई भी मेमोरी नहीं होती, ओके। और याद रखना एनके सेल फैगोसाइटोसिस से अपनी सेल को कभी किल नहीं करती। बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फैगोसाइटोसिस की तरह एक्ट करती है इसीलिए किल करती है, नहीं। इसके पास खुद के अपने एंजाइम होते हैं जिसके थ्रू ये इन फॉरेन पैथोजन को किल करती है, क्लियर करती है, ओके। इसके बारे में मैं आगे आपको और अच्छे से भी बता दूंगी, लेकिन अभी सुन लेना ये जो एनके सेल है वो कैसे फंक्शन करती है, एनके रिसेप्टर्स के थ्रू, ठीक है। एनके रिसेप्टर, ओके। नॉन स्पेसिफिक रिस्पांस देती है, साइटोटॉक्सिक टी सेल के जैसे ही फंक्शन करती है, मार देती है अपनी जो भी इसको फॉरेन पार्टिकल दिखेगा उसी को ही, बट नॉन स्पेसिफिक वे में। एंड फैगोसाइटोसिस से कभी किल नहीं करती, मेनली ट्यूमर जो सेल प्रेजेंट होती है उनको भी मारने में एनके सेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ओके। और जो लैम्बडा गामा लैम्बडा टी सेल है, इनका ओरिजिन टी सेल ही होती है ये, बट इनेट इम्यून रिस्पॉन्स, और ये मेनली बस चाइल्ड में ही प्रेजेंट होती है। उसके बाद इनका नंबर कोई भी ज्यादा नहीं होता, बस 5% इनका नंबर होता है, बहुत कम नंबर होता है, ठीक है। देन बात आती है हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी की। अडेप्टिव इम्यूनिटी में आ जाता है ह्यूमरल और सेलुलर। ह्यूमरल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ब्लड से रिलेटेड है, ठीक है। हमारी बी, इसके अंदर जो बी सेल आती है वो ब्लड में सर्कुलेट करती है, इसलिए हम इसको ह्यूमरल बोल रहे हैं। इसको सेलुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सेल होती है, टी सेल होती है, ये मेनली ब्लड में जैसा ह्यूमरल, क्योंकि ये स्प्लिन में पाई जाती है, ठीक है, जहाँ पे ब्लड होता है मेनली, इसलिए हम इनको ह्यूमरल बोल रहे हैं। ये थाइमस में ओरिजिनेट होती है, ठीक है, इसलिए हम इनको सेलुलर बोल रहे हैं। बी सेल बोन मैरो में होती है, ये टी सेल इनका एक्टिवेशन भी और ओरिजिन भी थाइमस में होता है। उसके बाद डायरेक्ट ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में चला जाता है। बट बी सेल जो है वो बोन मैरो में ही ओरिजिनेट होती है, ठीक है। कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, बोन मैरो में ही ओरिजिनेट होती है, लेकिन ये थाइमस में होती है टी सेल जो है हमारी, ओके। बी सेल जो है, टी सेल जो है वो आइदर CD4 पॉजिटिव टी सेल बन सकती है और CD8 पॉजिटिव। ये मैं एमएचसी वाले पार्ट में अच्छे से डिस्कस करूंगी कि कौन सा CD4 बनेगी और कौन सी सेल CD8 पॉजिटिव बनेगी, ठीक है। बी सेल का मैच्योरेशन और ओरिजिन बोन मैरो में होता है, लेकिन बाद में इनका एक्टिवेशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन मेनली स्प्लिन में पाई जाती है, जो ह्यूमरल है। अगर ब्लड में कोई भी एंटीजन आता है ना और आपसे पूछे ब्लड में एंटीजन आ गया, कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा और कौन सी सेल वहां पे एक्टिवेट होगी, तो दैट विल बी बी सेल। ब्लड में कोई भी एंटीजन आता है तो वहां पे बी सेल प्रेजेंट होती है और वो उस पैथोजन को क्लियर कर देगी वहां से, ठीक है, एंटीबॉडीज सिक्रीट करके।
इनके बारे में मैं आगे और अच्छे से पढ़ाऊंगी, बी सेल और टी सेल के बारे में। यहाँ पे आई मीन ओवरव्यू दिया है मैंने बी और टी सेल का। इनेट इम्यूनिटी को मैंने सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इतना भी पढ़ लोगे तो इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा, ठीक है। ह्यूमरल और सेलुलर आई विल एक्सप्लेन इन ब्रॉड व्यू, आई मीन और एक्सप्लेनेशन इनका मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, ठीक है। फॉर नाउ दिस इज जस्ट द ओवरव्यू दैट आई गिव। सो ठीक है, अब जो मैंने बताया कि एडेप्टिव इम्यूनिटी में बी सेल इन्वॉल्व होती है और टी सेल इन्वॉल्व होती है। अब इनका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हमारी है बी सेल, और बी सेल के सरफेस पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग रिसेप्टर। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एंटीजन से बाइंड करते हैं, इसलिए हम इनको एंटीजन बाइंडिंग रिसेप्टर बोल रहे हैं। और या फिर बोल सकते हैं हम इनको बीसीआर, बी सेल रिसेप्टर, एंटीजन बाइंडिंग रिसेप्टर, बी सेल रिसेप्टर, या फिर एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो कि मेम्ब्रेन से, मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी। एक फ्री एंटीबॉडी होती है जो प्लाज्मा में मेनली फ्रीली फ्लोट करती रहती है, एंड दिस इज बाउंड टू मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी, एंटीजन बाइंडिंग रिसेप्टर, बी सेल रिसेप्टर, ये हमारी हो गई बी सेल। अब टी सेल के अंदर आती है दो टाइप की, टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल। डिफरेंस क्या होता है, टीसीआर दोनों में प्रेजेंट होता है, जैसे बीसीआर था यहाँ पे होता है टीसीआर, टी सेल रिसेप्टर। बट यहाँ पे जो को रिसेप्टर प्रेजेंट होता है वो टीएच सेल में होता है CD4, ठीक है। टीएच सेल में होता है CD4, बट टीसी सेल में होता है CD8, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस अमंग बोथ ऑफ दीज टू टी सेल टाइप ऑफ टी सेल्स। अब हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं बी सेल्स का और टी सेल्स का। जो बी सेल्स हैं वो इंटरेक्शन विद एंटीजन इन्वॉल्व्स बाइनरी कॉम्प्लेक्स ऑफ मेम्ब्रेन आईजी एंड एजी। आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन, एजी एंटीजन, बाइनरी कॉम्प्लेक्स, दिस इज द बाइनरी 1 and 2 बाइनरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इसका इंटरेक्शन क्या होता है, इन्वॉल्व्स टर्नरी, इसमें सिर्फ यहाँ पे एंटीबॉडी, ये हमारा जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन बोल रहे हैं, और एक एंटीजन, सिर्फ दो का ही कॉम्प्लेक्स बनेगा। बट टी सेल में क्या बनेगा, टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनेगा। एक एमएचसी होगा, एमएचसी से एंटीजन बाउंड होगा, और दिस कॉम्प्लेक्स विल बाउंड टू टीसीआर। तो यहाँ पे टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनता है, यहाँ पे बाइनरी कॉम्प्लेक्स, सिर्फ एंटीजन और एंटीबॉडी। यहाँ पे एंटीजन, टीसीआर और एमएचसी, एमएचसी एक एक्स्ट्रा हो जाता है। इसका रोल अच्छे से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ओके। बाइंडिंग ऑफ सोल्यूबल एंटीजन। अब सोल्यूबल एंटीजन से सिर्फ बी सेल बाइंड कर सकती है, दिस टी सेल विल बाइंड टू पार्टिकुलेट एंटीजन, ठीक है। एमएचसी मॉलिक्यूल टी सेल में इन्वॉल्व होता है प्रोसेसिंग में। एंटीजन का नेचर कैसा हो सकता है, जो बाइंड करता है बी सेल से, जो बाइंड करता है वो प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड, ओके। टी सेल से जो बाइंड करता है मोस्टली प्रोटीन होता है, बट सम लिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट इन टू एमएचसी लाइक मॉलिक्यूल्स। जो मेनली हमारे एमएचसी मॉलिक्यूल होते हैं वो सिर्फ प्रोटीन टाइप के एंटीजन को ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट इनके लिए जो लिपिड होते हैं, इनके लिए डिफरेंट टाइप के एमएचसी होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एमएचसी लाइक मॉलिक्यूल, वो प्रेजेंट कर सकते हैं लिपिड और ग्लाइकोलिपिड को, ठीक है। एपिटोप प्रॉपर्टीज, एपिटोप हमारा, दिस इज द एपिटोप, सॉरी, एक्सेसिबल हाइड्रोफिलिक मोबाइल पेप्टाइड कंटेनिंग सीक्वेंशियल और नॉन सीक्वेंशियल अमीनो एसिड्स, इंटरनल लीनियर पेप्टाइड। चलो एपिटोप और पैराटोप का मैं डिफरेंस बताती हूँ। एपिटोप क्या होता है, एपिटोप एंड पैराटोप, एक और टर्म होती है पैराटोप। तो इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, पैराटोप पार्ट होता है एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर का, एपिटोप पार्ट होता है एंटीजन के स्ट्रक्चर का। ये लगा लो मेरा एंटीजन है, और इस पे ये जो बाइंडिंग पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं एपिटोप, जो कि एंटीबॉडी से बाइंड करेगा, तो उस पार्ट को हम बोल रहे हैं एपिटोप। पैराटोप ये लगा लो मेरा एंटीबॉडी है। तो जो इसका वेरिएबल रीजन है एंटीबॉडी का, जो कि
एंटीजन से बाइंड कर सकते हैं। इसके स्ट्रक्चर को मैं एक्सप्लेन करूंगी एंटीबॉडी के, तो उसका टेंशन नहीं लेना। जो इसका ये आगे वाला पार्ट है जहां से एंटीजन का एपिटोप बाइंड करेगा, इसको हम बोलते हैं पैराटोप। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट एपिटोप प्रॉपर्टी, जो एंटीजन का ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस दे रखा है ये। सो आई होप दीज थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू। So thank you so much for watching my video. Thank you again. And guys, if you are new to my channel, then please subscribe my YouTube channel. Let's do biology, and share with your friends as much as you can. This will be very helpful for me, for my courage, so that I can make more videos for you. Okay, thank you. We'll meet you in next video.